अच्छा, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? बेसिकली आप लोगों के पास हमने बार बार ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, और इसके हमने सवाल भी बहुत ज़्यादा हमने किए हुए हैं। तो बेसिकली होता ये है आपके पास, ये आप कह लो कि ग्रेविटी की जो पोटेंशियल होती है, ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही होती है ना, उस पोटेंशियल को आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो भी मतलब लेट सपोज आपके पास कोई अर्थ है और अर्थ से दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपने फाइंड करना है कि उनके दरमियान या उस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितनी है। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है ना, वो आपके पास होती है कि इफ़ेक्ट कितना आ रहा है ग्रेविटी का। अब लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ी सी अगर एग्जांपल से मैं यहाँ पे बताऊँ, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ। अब इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, फार्मूला ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन लेट्स सपोज आपके पास ना ये है अर्थ है। एक थोड़ा सा इसको बेहतर बना देते हैं, साइड पे एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पर ना आपके पास आप कह लो आ रहा है, अर्थ आ रही है आपकी, और इस अर्थ की ज़ाहिर सी बात है हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थ के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटी की फोर्स लगती है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपके पास अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है। लेट्स सपोज जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है ना, वो ये वाली यहाँ पर वो सैटेलाइट है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस सैटेलाइट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा इफेक्ट ग्रेविटी का यहाँ पे लग रहा है। अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये चीज़ हमने बार बार पढ़ी है, ठीक है। सरफेस के ऊपर हमेशा ग्रेविटी आपकी 9.81 होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो जाएगी 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यहाँ पर आके लेट्स सपोज हो सकता है 5 हो जाए। और फिर इससे भी दूर अगर आप चले जाओगे, जो कि पॉइंट आपका इन्फिनिटी पॉइंट आप उसको कहते हो, उसके ऊपर जो ग्रेविटी का पोटेंशियल होता है वो एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी की जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग के पास होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कितना इफेक्ट लग रहा है किस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का। तो इसको अभी ना हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी ना एक और भी एग्जांपल होती है जो कि आप लोगों की मार्किंग स्कीम वाली एग्जांपल होती है, वो एक दफ़ा देख लेते हैं वो क्या होती है। एक अच्छा, अब जो इसकी मार्किंग स्कीम वाली डेफिनेशन होती है ना आप लोगों के पास, वो ये होती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट विद इन द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड। अभी इन्फिनिटी वाली जो चीज़ें हैं मैं सारी दिखाता हूँ। अभी बस ये जो मैं लिखवाने लगा ना, इसको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका मकसद क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the amount of work done is defined as the amount of work done in moving a unit charge of mass from infinity। यहाँ पे यूनिट चार्ज मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप करो यूनिट मास।
इन मूविंग ए यूनिट चार्ज तो बिल्कुल ही डजंट मेक एनी सेंस। ये होगा यूनिट मास। यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको क्या हो जाता है, from infinity to the point within the Earth's gravitational field, to the point within Earth's ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती क्या बेसिकली, ये आपके पास एनर्जी होती है या अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है जो कि आपकी हो रही होती है व्हेन यू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट विद इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें ना, इसको ही थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से क्या हो रहा है। अभी मैंने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ ना होना डायग्राम से। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। ये वन नोट थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा इसको, एक मिनट, इसको ना लोड होना है बस। अच्छा ओके, अच्छा अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, अगर वैसे इसको भी यहीं पे ले जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लेट्स सपोज आपके पास ना पॉइंट ए पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आप कह दो कि एक ना इसके ऊपर एक इस तरह करके इन्फिनिटी की ना इस तरह करके आप कह लो एक शील्ड आ रही है। दिस इज़ द शील्ड ऑफ इन्फिनिटी। इसको आप बेशक किसी और चीज़ से प्लेस कर लो या ग्रीन से कह लो, सेम ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास ना इन्फिनिटी की शील्ड है, तो यहाँ पे आप कह दो दिस इज़ योर इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट ना हो रहा, वो आपके पास होती है इन्फिनिटी का पॉइंट, ठीक है। और अब आपने किया क्या इसके अंदर, अब आपके पास जो पॉइंट था ना यूनिट मास था, यूनिट मास इनिशियली आपके पास जो भी यूनिट मास था, इसको सैटेलाइट कंसिडर कर लो, कुछ और इसको कंसिडर कर लो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इनिशियली ये जो आपके पास यूनिट मास था वो यहाँ पे था और ये आपके पास था लेट्स सपोज 1 किलोग्राम्स का था, तो इसको आप कहते हो दिस इज़ 1 किलोग्राम्स। और इसको फिर आप कहाँ पे ले आए, आप इसको यहाँ से इन्फिनिटी से आप इसको अर्थ के थोड़ा सा करीब ले आए, आप यहाँ पे करके इसको यहाँ पे ले आए और ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ए है। तो आपने किया क्या इसके अंदर, आपने ये जो यूनिट मास था, ये जो बॉल टाइप थी यूनिट मास की 1 किलोग्राम्स की, इसको आपने इन्फिनिटी से पकड़ा और इन्फिनिटी से पकड़ के आपने इसको अर्थ के इस ए पॉइंट के अंदर ले आया और ये वाला जो ए पॉइंट आ रहा है दिस लाइज विद इन दी अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ना आपके पास, उसकी अगर मार्टिन सी वाली डेफिनेशन हम देखें, बेसिक उसकी डेफिनेशन देखें, तो ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टोटल होती है जो कि आप करते हो एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करते हो। अब जहाँ पर आपकी अर्थ की ग्रेविटी लाई कर रही है ना, वो आप लेट्स सपोज कह लो कि आपके पास मेरा वो कहाँ पर गया पेंट ब्रश, चलो खैर, लेकिन इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो बेसिकली जो वर्क डन हो रहा था, इन्फिनिटी से एक बॉल को पकड़ो और उसको अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड के अंदर लेकर आ जाओ या उस रीजन में लेकर आ जाओ जहाँ पे आपके पास अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होता है, वर्क डन होता है। जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट को किसी जगह से किसी जगह लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सर्ट होगी। तो ये जो एनर्जी एक्सर्ट हो रही होती है इसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हो। और इन्फिनिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन्फिनिटी, ये वन नोट को पता नहीं क्या हो गया आज, तो इन्फिनिटी की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन्फिनिटी क्या होती है आपके पास, उसको क्लियर कर लो एक दफ़ा। तो इन्फिनिटी बेसिकली आपके पास ये होता है अ पॉइंट वेयर
there's no influence of gravity, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज़ नोन एज इन्फिनिटी। तो मुझे सब एक दफ़ा बता दो, फ़हद, ईमान और तैयबा, इज़ दिस क्लियर? डेफिनेशन समझ आ गई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन होता है एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से लेकर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आने के लिए जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी वर्क डन रिक्वायर्ड होती है, वो होती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये आपके पास इन्फिनिटी वाला पॉइंट होता है। फ़हद, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लो, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद ना अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन भी मैं आप लोग करवा देता हूँ, बट पहले यहाँ पे हमारे पास आएंगे कुछ इसके सिंबल्स आएंगे, फार्मूलाज आएंगे, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका SI यूनिट कह लो या सिंबल पहले कर लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा इसका सिंबल। अच्छा, अब अगर सिंबल्स को आपने रिप्रेजेंट करना है तो सिंबल इसका क्या होता है आपके पास इस फॉर्मेट में होता है। ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, दिस इज़ इट सिंबल। आपने एक इस तरह करके सर्कल बनाना है और उसके थ्रू आपने क्या कर देनी है, आपने एक लाइन इस तरह करके पास कर देनी। तो ये सिंबल हो गया। और इसी के साथ साथ अगर इसके यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स भी यहीं पे देख लेते हैं। तो जो यूनिट्स होते हैं इसके, वो अब ज़ाहिर सी बात है एनर्जी है। तो जो आपके पास होते थे ना वर्क डन तो वैसे आपके पास होता था जाउल्स होता था, लेकिन इसका आपके पास होगा जाउल्स पर किलोग्राम। और पर किलोग्राम क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी बाद में। तो ये हो जाएगा आपके पास जाउल्स एंड देन पर केजी, जाउल्स पर केजी। पर केजी हो इसलिए रहा है बिकॉज यहाँ पे आपके पास ना पर केजी के हिसाब से करें। अगर यहाँ पे 2 kg होता तो आपको पता है यहाँ पे मैस भी आ रहा है, तो आप पर केजी के हिसाब से जितनी एनर्जी लग रही है वो आप एग्जर्ट करें। 1 kg है तो यहाँ पे जाउल्स पर केजी हो जाएगा। 2 kg होगा तो ओवर 2 kg हो जाएगा। तो इस तरह करके इसके यूनिट चेंज हो गए। बट इसके जो सिंप्लीफाइड यूनिट्स होते हैं वो ये होते हैं, जाउल पर किलोग्राम या जाउल्स पर केजी आपके पास होता है। एक मिनट मुझे ना 1 मिनट दोबारा स्टार्ट करने दो, ये बहुत इश्यूज़ कर रहा है। अच्छा चलो, अब होपफुली काम कर जाएगा। यूनिट्स कहाँ पे गए हमारे, गायब कर दिए। ये क्या लिखवाया था, जाउल्स पर किलोग्राम, ठीक है, ये यूनिट्स हो गए। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि व्हाट्स दी फार्मूला। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला आप कह सकते हो कि आपके पास ये जो सिंबल है उसको आप इक्वल्स टू कर दो। एक तो आपके पास G हो जाता है, फिर आपके पास हो जाता है कैपिटल M और नीचे आपके पास आ जाएगा R आ जाएगा। अब यहाँ पे G के साथ ना आपके पास ये एक नेगेटिव का साइन भी लगता है। अब ये नेगेटिव क्यों लगता है मैं समझाता हूँ। इसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि वाई इज़ देयर अ नेगेटिव है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना मैं वो समझाता हूँ। ये जो आपके पास R है, R आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सोर्स। तो R जब भी मैं यहाँ पे हम A2 फिज़िक्स के अंदर स्पेशली जब भी R लिखते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली मत अज्यूम किया करो कि इट्स ऑलवेज फॉर दी रेडियस। ज़रूरी नहीं है कि वो रेडियस के लिए हो सकता है आपने खाली डिस्टेंस हो। और अक्सर आपके फार्मूलाज के अंदर, बल्कि अक्सर नहीं सारे के सारे जो आपके फार्मूलाज हैं उनके अंदर जो R होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि ये रेडियस है। तो रेडियस और डिस्टेंस को कन्फ्यूज़ नहीं करना। दिस R इज़ एक्चुअली योर रेडियस, ठीक है, रेडियस कह रहा हूँ, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो R है ना आपका, R आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मास, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मास। तो ये आपके पास है R। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है G तो आपके पास वैसे ही जो है ना कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। और जो मैस है वो आपके पास हो जाएगा मैस ऑफ दी सोर्स मैस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोर्स मैस, बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली फ्लो सोर्स मैस, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू सोर्स मैस। तो ये आपके पास ना इनकी डेरिवेशन है, तो इनको बस साथ साथ याद रखना। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, बल्कि क्वेश्चन से पहले ना हम यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। अब नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा था बिकॉज ना यहाँ पे
जैसे ही आप इन्फिनिटी से लेके ग्रेविटेशन फील्ड के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं ना, लेट्स सपोज इसको आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे लॉस हो रहा होता है। आपके पास जो भी एनर्जी होती है वो आपकी लूज़ हो रही होती है, आपकी एनर्जी रिक्वायर हो रही है। जब भी आप एनर्जी अपनी रिक्वायर करते हो, आपके पास लेट्स सपोज 20 जाउल्स एनर्जी थी, वेट लिफ्टिंग के बाद आपकी एनर्जी कितनी रहेगी, आपकी एनर्जी रहेगी 10 जाउल्स रहेगी। तो आपके अंदर क्या आया, आपके अंदर लॉस आया, एनर्जी का लॉस आया, ठीक है। तो एनर्जी का जो लॉस होता है वो आपके पास फिर -10 जाउल्स हो जाएगा, बिकॉज 20 जाउल्स आपके अंदर एनर्जी थी, 10 जाउल्स आपने वेट लिफ्टिंग में लगा दी, बाकी की एनर्जी दिन के लिए आपके पास कितनी वापस रहेगी, 10 जाउल्स रहेगी। तो इसमें लॉस हमारे पास कितना हुआ, लॉस हमारे पास हो गया 10 जाउल्स का। तो इसलिए लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम यहाँ पे नेगेटिव का यहाँ पे साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन represents लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस ऑफ एनर्जी होगी कि यहाँ आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, यहाँ आप कह सकते हो लॉस ऑफ एनर्जी बाय अ मास ऑफ 1 kg by a mass of 1 kg as it is moved from the infinity to the point within the gravitation field। तो ये बेसिकली आपके पास ना ये चीज़ होती है। तो इसको बस याद रखना कि नेगेटिव साइन क्यों यूज़ होता है। अगर एग्जामिनर ने कभी पूछ लिया 2 नंबर का सवाल आ गया, 1 नंबर का सवाल आ गया, तो यूड ऑलवेज नो कि इसका फिर आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ये हो जाएगा। और इसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा कि वो किस तरह हमने करना है। अच्छा, अब इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास उसने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और उसने कहा कि इनके दरमियान आपने क्या करना है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, यहाँ पर वो आपको लेट्स सपोज दे देगा एक अर्थ बना के या कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकता है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है पॉइंट एक्स। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सेंटर तक डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास होगा आर के इक्वल्स टू का। ये जो सोर्स मैस है ये उन्होंने आपको दिया गया होगा। सोर्स मैस आप कह लो कि ये आपके पास है अर्थ है। अर्थ का जो मैस होता है वो हमें पता होता है, ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट दे आस्क अस इज़ दैट कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करनी है एट पॉइंट एक्स। तो देख लेते हैं कैसे होगी। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट एक्स, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आई एम लेजी इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर लेना। फार्मूला इसका क्या होता है, फिर इसको कुछ फार्मूला इसका हमारे पास होता था, जो भी आपके पास ये आ रहा है इस सिंबल को आप इक्वल्स टू कर दो GM ओवर R, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू उन्होंने आपको दी होगी, ऑब्वियसली बात है। R की वैल्यू लेट्स सपोज उन्होंने आपको दी है कि जो R की वैल्यू है ना, दिस साइड की R की वैल्यू आपके पास है 7 × 10⁻⁶ मीटर्स। तो R की वैल्यू आपके पास ये है, और जो मैस की वैल्यू अर्थ की आपके पास सेम होती है 6 × 10⁻24। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपको अर्थ की वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको ये डेटा में भी प्रोवाइड नहीं करता, तो इस चीज़ का ख्याल कर लेना, इसको मेमोराइज़ करना आप लोगों ने। तो एक ये आपके पास हो गया, और जो मैस है वो आपके पास हो जाएगा 6 × 10⁻24 ओवर आपके पास जो रेडियस आ रहा है वो कितना हो जाएगा 7 × 10⁻6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आता है। ये आ जाना चाहिए आप लोगों के पास 7 × 10⁻6, तो हो जाएगा 57 करके कुछ आएगा, और ये हो जाएगा माइनस में आएगा, बिकॉज माइनस का भी साइन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लो 5.7 × 10⁻7 kg, और जाउल्स पर kg होगा बल्कि। तो यहाँ पे आप लिख लो जाउल्स पर kg। दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो इस तरह आप ना ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या ट्रिक खेल सकता है आप लोगों के साथ, वो भी सुन लो। वो क्या कर सकता है, वो आपको लेट्स सपोज ये करेगा, वो अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट एक्स तक आपको डिस्टेंस दे देगा। मतलब वो पता क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि
वो आपको अर्थ का रेडियस दे देगा सबसे पहली बार, ठीक है, और वो आपको एक ये वाला डिस्टेंस दे देगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज वो आपको दे रहा है 5 × 10⁻⁶। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये वाला डिस्टेंस लेंगे और यही वाला यहाँ पे प्लग इन कर देंगे आर। रॉन्ग। इसमें आपने करना क्या है, आपने रेडियस की भी वैल्यू इंक्लूड करनी है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आर है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मैस। तो सोर्स मैस के सेंटर से आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस रेडियस आपको पूरा डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने दोनों चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इस चीज़ को देख लेना। बाकी हो सकता है वो आपको क्या करे, वो आपको पूरा डायमीटर दे दे, डायमीटर को आपने डिवाइड करना है 2 से, फिर रेडियस कैलकुलेट करना है और फिर उसको आपने सरफेस से लेकर इस वाले डिस्टेंस तक ऐड करना है, फिर आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगा फ्रॉम दी सेंटर टू दिस पॉइंट मैस। तो इस तरह की ट्रिक वो वहाँ पे कर सकता है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए किस तरह करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। बाकी और तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के साथ वो आपको इसको चेंज करके दे सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें ना, ग्राफ हमारे पास आ सकता है। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि ग्राफ इसका किस तरह बनेगा। एक मिनट बस, यहीं पर ही लेट्स सपोज चेक कर लेते हैं इसका ग्राफ भी। अच्छा, अब ग्राफ में क्या होगा, हमारे पास फार्मूला गिवन है, हमने देखना है कि हमारे पास, अच्छा हमारे पास यहाँ पे ना नेगेटिव ग्राफ बनेगा पहली बार, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आपने इस ग्राफ को बनाना है। यहाँ पे एक बन जाएगा और एक आपके पास ना यहाँ पे बन जाएगा। बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों बनेगा, बिकॉज फार्मूला देखो, फार्मूला में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो आपने इस तरह करके ग्राफ बनाना है और इस साइड पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा, इस साइड पे आपके पास ये आ जाएगा एंड देन ये आपके पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपने आर को ले आना है। बिकॉज आपका रिलेशन ही आप इन दोनों के दरमियान बना सकते हो। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो जी है वो कांस्टेंट है, जो एम है वो भी कांस्टेंट है, मैस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, जी तो वैसे भी कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो आपके पास बच जाता है ये जो सिंबल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और आर बच जाता है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो आपके पास क्या होता है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि इनके दरमियान रिलेशन आपके पास होता है अल्फ़ा एंड देन आप कह लो इसको, बल्कि अल्फ़ा नहीं कहते, मैंने एम ही इसको अल्फ़ा कह दिया, बट आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी एंड देन आपके पास आ जाएगा 1/r और माइनस में आएगा। माइनस में आ रहा है इसलिए हमने इस तरह बनाया। और जब भी आपके पास माइनस में आएगा ना, तो फिर आपने पता क्या करना है, आपने जो भी आपका ग्राफ आ रहा है आपने वो फिर इस तरह करके बना देना है, जिस तरह हम नॉर्मली बनाते थे, बट अब इस डायरेक्शन में, तो इस तरह करके आपने बना देना है। बाकी ये वाला जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास वो वाली वैल्यू होगी जहाँ पर आपके पास इनिशियल रेडियस लाई कर रहा है आपका। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना आपके पास, ये वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे आपके पास रेडियस लाई कर रहा है। अगर अर्थ का रेडियस लेट्स सपोज 5 है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। अगर दूसरा कोई आपके पास प्लैनेट है उसका रेडियस 10 है तो उसको आप यहाँ से स्टार्ट कर लो और अपना ग्राफ फिर आप इस तरह करके कुछ आगे करके बना लो, ठीक है। तो इस तरह करके वेरिएशंस आती रहती है। तो ये मुझे बताओ, इज़ दिस ग्राफ क्लियर? ये चीज़ समझ आ गई है? कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो किसी को तो बताओ। ईमान एंड फाहद, इज़ दिस क्लियर? ओके, फ़हद ने पहली दफ़ा थम्स अप भेजा। फ़हद तुम ही हो या कोई और क्लास ले रहा है? अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ यहाँ पे नोट करो कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, जैसे ही आपके पास आर की वैल्यू यहाँ पे हो रही है ना, मतलब आपकी आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आपकी वो बढ़ती जा रही है, तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी वैल्यू है ना, वो भी आपके पास क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो छोटा सा, एज आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, आप कह सकते हो यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ गेट्स ज़ीरो या बिकम ज़ीरो, जो मर्ज़ी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बस हमारा कंक्लूजन था इस ग्राफ से।
आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जो ग्राफ्स होते हैं ना, आपके पास उनको एज अ कॉन्सेप्ट लिया करो, उनको एज अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया करो, बिकॉज जितने भी आपके पास ग्राफ्स होते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए होते हैं। आपको जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनको और बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इतनी दफ़ा बात पढ़ा था कि जो इन्फिनिटी पॉइंट है वहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी जीरो होगी। तो यही हमारा ग्राफ भी यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे ही आपकी आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ना, आपके पास ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। इन्फिनिटी पे जैसे वो रीच करेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो रीच जीरो एज वेल। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद ना हमारे पास आता है यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल आता है। अब चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल अक्सर वो चेक कर लेता है, और वो नॉर्मली क्या कर रहा था, वो नॉर्मली आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट वो लेता है और एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वो बार बार चेंज करता है, और उसको वो पूछता है कि चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना है। तो इसका भी छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो हमने पढ़ा है। आपको पता है, इसकी डेफिनेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, दैट्स इट। अभी इसकी डेफिनेशन भी ज़ाहिर सी बात है सेम ही होगी, बस चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो चेंज को अगर हमने करना हो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सिंबल आ जाते हैं। सिंबल को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा, एंड देन आ जाएगा डेल्टा। आपको पता है ना क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये होता है। तो यहाँ पे आप इसके सिंबल ये हो जाएंगे, और इसके यूनिट्स तो ज़ाहिर सी बात है सेम ही रहेंगे, यूनिट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो दे आर गोइंग टू बिकम जाउल्स पर किलोग्राम्स। और यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, फार्मूला को अगर हम देखें तो आपके पास ये है ना, तो ये आपके पास फिर बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा फाइनल माइनस जो भी इनिशियल की वैल्यू थी। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फार्मूला। इस फार्मूला को वैसे लिखने की भी ज़रूरत थी, ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अगर ग्रेविटेशनल का फार्मूला पता है तो ये सारी सी बात है फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और बाकी अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड कि किस तरह के सवालात टेस्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड दी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो कहते हैं फाइंड डेल्टा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको चलो सर्कल से बना लेते हैं यहाँ पे। एक आपके पास ना ये स्फेयर आ रहा है, और इसी स्फेयर के साथ यहाँ पर एक आप कह लो एक मैस आ रहा है आपके पास, यहाँ एक बॉडी आ रही है। तो एक मिनट, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया, इसका जो मैस है वो आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम्स है, और ये आपकी सोर्स है। और यहाँ पे सोर्स और इसके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है ना हमारे पास, वो हम एक दफ़ा नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहे हैं, इसको आप कह लो दिस इज़ इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला जो फाइनल, यहाँ पे आप कह लो ये इसकी फ़ाइनल पोजीशन है। पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पर आ गया, दिस इज़ इट्स फाइनल पोजीशन। और इनके दरमियान जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो आप कह लो, ये आपके पास कुछ आ रहा है 5 × 10⁻⁷ मीटर्स आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। और आपने करना क्या है, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे मूव करवाना है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे इस तरफ को मूव करवाना है। तो अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान जो भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ रहा है वो आप फाइंड करो। पहले आपके पास इनिशियल जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसके लिए आपने डिस्टेंस 6 ले लेना है। पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिया है, तो फिर डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। तो आपने बस फार्मूला अप्लाई करना है, और तो इसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो इसमें आप डेल्टा अगर वो आपने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, और फार्मूला लगा कर क्या होगा, आपके पास आएगा Gm/r, एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा -Gm/r। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ का भी ऑलरेडी माइनस होगा, तो इसको फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, और इस बेसिक चीज़ को इसको याद कर लो, आसानी होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे -Gmr प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
जी एम ओवर आर। अब जो सिर्फ जो चीज़ आपके पास चेंज करी है वो आर चेंज करी है, तो इसको बेशक डिफरेंट वेरिएबल से आप लोग रिप्रेजेंट कर लो, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे आप लिख दो जी एम को बेशक वो ले लो, कॉमन ले लो, और अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अंदर आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें पता क्या होता था, इसमें आई डू नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, बट ये होता था कि जब आप इस तरह सॉल्व करते थे ना, तो आंसर्स इसके ना बहुत बड़े बड़े होते हैं कैलकुलेटर्स के अंदर। तो अक्सर आपको अगर इस तरह आप सिंप्लीफिकेशन करके करोगे तो अक्सर वो कुछ और आंसर आपको दे देता है, अगर आप किसी और तरीके से करोगे तो आपको आंसर कुछ और दे देता है। तो इस तरह क्योंकि बहुत लंबी लंबी वैल्यूज़ होती हैं, तो डिफरेंट मेथड से आप दोबारा रीचेक कर लिया करो, स्पेशली ए टू फिजिक्स में बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो बार बार कैलकुलेशन को रीचेक करते रहा करो, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जी एम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1/r2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/r1। अब इसको इसके अंदर बस वैल्यूज़ आप लोगों ने प्लग इन करनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। और मैथ्स की जो वैल्यू है, मैथ्स आपके पास आप कह लो अर्थ है आपके पास, ठीक है। तो अगर इसको अर्थ ले रहे हैं हम, तो आपको पता है फिर वैल्यू क्या हो जाएगी मैथ्स की, ये हो जाएगी 6 इंटू 10⁻24, और इस सब को आप मल्टीप्लाई कर दो -1/r2 जो आ रहा है, r2 आपके पास होगा, फाइनल को वैसे पहले लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वाले डिस्टेंस को पहले लो, 5 करके कुछ है, तो 5 इंटू 10⁻7, और ये हो जाएगा आपके पास 1/r1 आपके पास है 6 इंटू 10⁻7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻7। तो इसको आप सॉल्व कर लो क्या आता है। जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसको मैं पहले सॉल्व करूँगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये हो जाएगा आप लोग के पास 6 इंटू 10⁻24, तो हो जाना चाहिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 करके कुछ आंसर आएगा, -1.334 इंटू 10⁻6 जूल्स पर किलोग्राम। तो ये मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? और साथ साथ खुद भी कैलकुलेशन कर लो, अगर कोई और आंसर आ रहा है तो मुझे बता दो। तो कंफर्म करो ईमान एंड ताइबा, इज़ इट क्लियर? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा ठीक है, बस ये जो हमारे पास आंसर है ना, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल जो एनर्जी आपकी लूज़ हो रही है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट। अच्छा, अब आपके पास है यहाँ पे आ जाता है जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने करना है ना, वो आपके पास आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आता है। तो इसको भी हम जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर इस चैप्टर की जो पास्ट पेपर्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली होती है टोटल एनर्जी जो आपके पास लूज़ हो रही होती है, या आप कह लो कि वही बेसिकली चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है, लेकिन बस इसके अंदर फ़र्क ये आ रहा था कि इसके अंदर ना यहाँ पे आपके पास एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे हम क्या करें, हम साथ में एनर्जी की भी बात करें। तो होता बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट ही है, इतना इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, बट इसलिए हम इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम इग्नोर करते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर ऊपर वाला फार्मूला आप यहाँ पर भी लिख दोगे ना, ऊपर वाली जो भी हमने डेफिनेशन लिखी थी, तो यहाँ पर भी चल जाएगी। तो लेकिन इसके सिंबल देख लेते हैं, सिंबल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो आपके पास आप रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और फिर जो इसके यूनिट्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब ये एनर्जी है आपके पास, तो एनर्जी के यूनिट्स आपके पास क्या होंगे, हमेशा आपके पास होंगे जाउल्स में होंगे। तो अब थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे जाउल्स पर किलोग्राम थे, कि पर किलोग्राम के हिसाब से, मैस के हिसाब से कितनी एनर्जी या वर्क डन हो रही है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कि कितनी टोटल एनर्जी लग रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैस। तो दिस जस्ट डज नॉट हैव एनी मैस एट ऑल विद इट, ठीक है। तो ये मैस के हिसाब से एनर्जी नहीं कैलकुलेट करता, ये आपको टोटल जो एनर्जी होती है वो आपको दे देता है पूरी, विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मैस। तो बस ये इनके अंदर डिफरेंस है, और इनके अंदर कोई ख़ास इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इस फार्मूला भी इसका बहुत आसान है, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देना है मैस आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर इसका हम फार्मूला देख लें,
एक मिनट दो दूसरा। अच्छा, इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू मास। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम इट्स फार्मूला। तो ये बस याद रखना। इसके अलावा इसके अंदर और तो कोई ख़ास चीज़ नहीं आती, बस एक एग्जांपल क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एंड देन विल बी डन विद दिस टू। तो इसमें भी इतनी कोई स्पेसिफिकली कोई ख़ास चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे ना आपका एक ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे वाई डोंट वी यूज़ दी फार्मूला ऑफ MGH या 1/2 mv² हम क्यों नहीं करते। अब MGH वगैरह वाले जो फार्मूलाज हैं वो हम इसलिए नहीं यहाँ पे यूज़ करते बिकॉज वहाँ पे वो डिपेंडेंट होता है G की वैल्यू के ऊपर। 1/2 mv² तो खैर डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन MGH हम इसलिए नहीं यूज़ करते। MGH आपके पास यही होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपके पास GPE है, जिस तरह हमने O लेवल्स के अंदर GPE पढ़ी है। अब इसके अंदर हम MGH इसलिए नहीं यूज़ करते बिकॉज जो G की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो अगर G की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप MGH से सही तरह अंदाज़ा लगा नहीं पाओगे। MGH में हम क्या करते थे OA लेवल्स के अंदर या AS लेवल के अंदर, हम G की वैल्यू हमेशा 9.81 लेते थे। हमने कभी भी MGH में G की वैल्यू चेंज नहीं की, वी ऑलवेज टुक इट एट कांस्टेंट। बट इस तरह की एग्जांपल A2 फिजिक्स के अंदर हमने देखना है कि प्लैनेट से अगर हम दूर चले जाएँ, पास आ जाएँ, तो हमारे पास G की वैल्यू किस तरह इफेक्ट हो रही है। तो G की वैल्यू नो लॉन्गर स्टेज कांस्टेंट। तो द फैक्ट दैट इट डज नॉट स्टेज कांस्टेंट एनी लॉन्गर इज़ द ओनली रीज़न वाई वी डोंट यूज़ द फार्मूला MGH। तो MGH की जगह हम फिर अब कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ बॉक्स में, वी डोंट यूज़ द फार्मूला, we don't use MGH because the value of G here keeps on changing। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बस स्टेप यहाँ पे याद रखना कि अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, अगर सवाल है दिमाग में, तो दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, एक ये चीज़ होगी हमारे पास। बाकी इसके अलावा तो खैर हमारे पास इसके अंदर और कोई ख़ास चीज़ नहीं आती। बट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, फिर आप लोग फ्री हो जाओगे। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर वो कहते हैं कि अज्यूमिंग नो एनर्जी इज़ लॉस्ट, assuming no energy is lost due to friction। बल्कि क्वेश्चन मैं ना आप लोगों को दे दूँगा। तो हमने क्या करना है कि यूज़ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी of conservation of energy or to calculate the speed of calculate the speed of the object as it reaches, आप कह लो the first position या the final position कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैं डायग्राम बना देता हूँ एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस एज अ होमवर्क। और ये बहुत आसान है, जिस तरह आप लोगों ने AS लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, O लेवल्स के क्वेश्चन किए हैं, वैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। स्पीड से आपको क्या पता लग रहा है, स्पीड से आपको पता लग रहा है कि डेफिनेटली आप कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला तो यूज़ करोगे, इसमें लाजमी बात है। ठीक है, तो एक वो वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, एक आपके पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा GPE वाला, जो हमने नया A2 फिजिक्स वाला फार्मूला किया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू M। तो इस तरह करके आप ना इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं बना देता हूँ दो प्लैनेट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये है, इसको आप कह लो ये आपके पास ना अर्थ आ रहा है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर अर्थ का मास क्या होता है, ठीक है, भूलना नहीं है। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻²⁴। तो यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट है और
इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो आपके पास आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। और फिर जो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर लोकेटेड है, और ये ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम्स, और इनके दरमियान जो आपके पास आ रहा है जो भी डिस्टेंस वगैरह आ रहा है वो हम देख लेते हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस आपका होगा 7.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स होगा, और ये 5 किलोग्राम्स है, और इसको आप कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, इसको आप इस साइड पे लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसकी स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेर यू नीड टू कैलकुलेट इट स्पीड। तो ये हो जाएगा, किस तरह करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल्स टू कर दो काइनेटिक एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाएगा, और फिर स्पीड कैलकुलेट करो। ये अभी बेशक कर लो और मुझे फिर बताना कि फिर किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये करके देखो।